अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने बेसिक यूनिट्स की बात की है, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की है, हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात की है, ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ मेजरिंग की बात की है। इंस्ट्रूमेंट्स में हमने स्पेरोमीटर, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर ये डिस्कस किए हैं। इसमें मेजरिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर एक मेथड आता है पैरेलैक्स मेथड, इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स मेथड, PARA, पैरेलैक्स मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट। पैरेलैक्स मेथड जो है वो, अगर हम कुछ चीजें जो आपस में रिलेटिवली डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर होती हैं, उनको जब हम देखते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से देखते हैं, तो उसमें हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नजर आता है, उसमें हमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नजर आता है। तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं पैरेलैक्स मेथड के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना हाथ स्ट्रेच कर लिया और ये फिंगर इस प्रकार से रखी हुई है। अब मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे दीवार दिखाई देती है, और इस उंगली को देखता हूं तो मेरे को फिंगर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं इसको बारी बारी दोनों आंखों से अलग अलग टाइम पे देखूंगा। पहले मैं अपनी लेफ्ट आई से देख रहा हूँ, तो लेफ्ट आई से देख रहा हूँ तो मुझे नोट करना है कि मेरी जो बैकग्राउंड है दीवार पे मुझे फिंगर कहाँ दिखाई दे रही, ठीक है। तो दीवार पे मुझे इसकी रिलेटिव पोजीशन एक जगह नजर आएगी। फिर हम क्या करते हैं, इस आंख को खोल के अपनी राइट आई से इसी को देखते हैं। मैं फिंगर को नहीं हिला रहा हूँ, फिंगर वहीं पर है, मगर जब बैकग्राउंड में मैं दीवार पे देखता हूँ तो मुझे इसकी लोकेशन डिफरेंट नजर आती है। तो हम ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज टू आर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं, अलग अलग जगह से देखने पर जब एक डिस्टेंट चीज हमें विद रिस्पेक्ट टू एक फार बैकग्राउंड अलग अलग प्लेसेस पे नजर आती है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पैरेलैक्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड with respect to far distant object, ठीक है, या far distant background, when a distant object is observed with respect to far distant background from two places, we find an angular displacement between the 2 points, ठीक है। this angular displacement is called parallax, ठीक है, and the method employed is parallax method, इसको हम parallax method कहते हैं। अब इस मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है, अब दूर दूर जो स्टार्स हैं, दूर दूर प्लैनेट्स हैं, और ऐसे और हेवनली बॉडीज हैं जो दूर हैं, उनको उनका डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम उन तक जा सकें। तो उस चीज को नापने के लिए, उनको नापने के लिए, हम जो स्काई के अंदर हमें बहुत बड़ा स्टार का कॉन्स्टेलेशन नजर आता है, एक पूरा झुंड नजर आता है, वो एक डिस्टेंट बैकग्राउंड है। उस डिस्टेंट बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रिलेटिवली नजदीक चीजें हैं, उनका हम डिस्टेंस एस्टिमेट कर लेते हैं, और इस डिस्टेंस एस्टिमेशन मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। हम इसके अंदर जो रेडियन मेजर का हमने डेफिनेशन लर्न किया था, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, हाउ डू वी डू दिस। एक बात का आप ध्यान रखें, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप ड्राइव कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और शाम के वक्त में आप अगर किसी जैसे स्काई में मून को देख रहे हैं, तो जब आप चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो मून साथ साथ चल रहे हैं,
कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज को अंशु? यस सर। पुष्प आपने किया बेटा इस चीज को ऑब्जर्व? यस सर। ड्राइविंग के वक्त शाम में या मॉर्निंग में जब आप किसी भी फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर की चीज को देखते हैं, तो वो दूर की चीज हमें ऐसा लगता है हमारे साथ साथ चल रही है, पैदल चल रही है। यस सर। ठीक है, ये और नजदीक की चीजों को देखेंगे तो वो पीछे जाती हुई नजर आती है सारी। ठीक है, और थोड़े दूर पे किसी एक चीज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो चीज वहीं और उसके अबाउट अर्थ जो है रोटेट कर रही है। ये रिलेटिव मोशन में आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा। अब ये फार बैकग्राउंड है। ठीक है, ये फार बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और हम यहाँ पे यहाँ पर ये अर्थ, ये सन है, ये अर्थ। ठीक है, हम किसी बहुत डिस्टेंट स्टार को देख रहे हैं, तो डिस्टेंट स्टार ये तो बहुत काफी पीछे, तो डिस्टेंट स्टार को देख रहे हैं तो हम ऐसे देख रहे हैं, हम इसको वॉच कर रहे हैं डिस्टेंट स्टार को तो सीधा देख रहे हैं, और इसको देखने के बाद जब इसको देख रहे हैं तो हमें यहाँ से इतने एंगल पे टर्न करना पड़ता है। वी हैव टू टर्न फॉर वॉचिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए अल्फा एंगल से हमने इसको टर्न कर लिया। ठीक है, सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिला यहाँ पे अल्फा। ये फार बैकग्राउंड है जो वही का वही है। अब हम 6 महीने वेट करते हैं, वी वेट फॉर 6 मंथ्स, और 6 मंथ वेट करने के बाद अर्थ जो है ये अपने ऑर्बिट के दूसरी तरफ चली जाती है। अर्थ अपने ऑर्बिट के दूसरी तरफ चली गई। अब इस पॉइंट से हम फिर से जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे, फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, उसको दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट ऑब्जर्व करते हैं। अब इससे इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा। सो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा। ठीक है, ये हम पैरेलैक्स मेथड की बात कर रहे हैं कि हाउ वी एम्प्लॉय दिस पैरेलैक्स मेथड। अब अर्थ से सन का ये जो डिस्टेंस है, आई कॉल इट रेडियस, ये कितना होता है? हमने पीछे इसकी बात की थी, दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। This is 1 astronomical unit, and 1 astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 meters. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये 2 astronomical unit हो गया। So this displacement is called basis. इसको हम basis कहते हैं, जो कि यहाँ पे 2 astronomical unit के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों लाइन की अगर मैं यहाँ पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इन दोनों लोकेशंस के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा प्लस बीटा। सो दिस एंगल इज थीटा, बीटा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल। पैरेलैक्टिक एंगल, this angle is called parallactic angle. Now this object is so far कि अगर हम इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, these distances are nearly same. These distances are nearly same. तो अगर मैं इस डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, if this is d, then we can apply the definition of radian. Radian की definition क्या है? Theta is equal to L by R. Theta is equal to L by R. तो यहाँ पे by the definition of radian, we have theta is equal to L by R. L क्या है यहाँ पे? L हमने लिया D, और R क्या है यहाँ पे हमारे पास? This distance, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, लेंथ ये वाली चीज है, लेंथ इज दिस,
दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड रेडियस की जगह है d, so this is d. Now we want to calculate this d, हमें चाहिए d, तो d will be equal to 2 astronomical unit divided by this angle theta but in radians. तो इस प्रकार से हम ये d निकाल लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अंदर आपको ये बेसिस दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, ठीक है, या डिस्टेंस दिया होगा, एंगल दिया होगा, ये बेसिस निकालना होगा। 3 में से एक चीज निकालनी होगी, बाकी 2 चीज किसी तरीके से आपको दी होगी। तो इस प्रकार से ये पैरेलैक्टिक एंगल हम यूज करते हैं। तो ये पैरेलैक्स मेथड निकाल के हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है, जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई फ्लोट कर रहा है, कोई स्काई के अंदर है, किसी लोकेशन पे देखा गया है, तो उसकी लोकेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम 6 महीने का इंतजार नहीं करते। रब कर रहा हूँ, बाकी सब चीज सेम है, मेथड भी सेम है। Now this is Earth. कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि सोलर सिस्टम के अंदर है, और हम इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस रिस्पेक्ट टू फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हम इसका डिस्टेंस एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो इसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दिस इज वन एक्सट्रीम ऑफ से डायमीटर ऑफ द अर्थ, हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया, एंड देन वी वेट फॉर 12 आवर्स। यहाँ से पहले हमने वॉच किया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से फिर हमने वॉच किया इस ऑब्जेक्ट को जिसका हमें डिस्टेंस एस्टिमेट करना है। तो ये एंगल मिलेगा हमें अल्फा। फिर हम वेट करेंगे 12 घंटे के लिए, वी वेट फॉर 12 आवर्स, एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 12 आवर्स we reach the another point of the diameter of the earth. हम अर्थ के दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। तो दूसरे एंड पे पहुंचने का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ से यहाँ तक कितना डिसलोकेट हो गए स्काई के अंदर, हम ऑलमोस्ट डायमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली, 6400 को डबल करेंगे, ठीक है, तो डायमीटर मिल जाएगा। दिस डायमीटर इज द बेसिस यहाँ पे। नाउ बेसिस इज डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड यू विल बी गिवन दीज 2 एंगल्स अल्फा एंड बीटा, राइट। इन एंगल्स के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा पैरेलैक्टिक एंगल मिल जाएगा। ये पैरेलैक्टिक एंगल मिल गया आपको, ये मिला। अब आप डिस्टेंस एस्टिमेट कर दी, तो सेम मेथड यू विल अप्लाई, व्हिच इज थीटा इज इक्वल टू दिस डायमीटर ऑफ अर्थ upon this parallactic angle, that is theta. So that is, sorry, diameter of earth upon d, और d हमें निकालना है, तो d is diameter upon theta. So that's how we estimate the distances. Same method, same definition use होती है सारे जो फार डिस्टेंसेस है उनको एस्टिमेट करने के लिए। नाउ हमेशा ध्यान रखना, पैरेलैक्टिक मेथड से हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ये कोई श्योर एंड शॉर्ट नहीं है कि इतना ही एग्जैक्टली डिस्टेंस होगा जितना कैलकुलेशन से आ रहा है, ठीक है। सो पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फार बैकग्राउंड, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इस मेथड का एम्प्लॉय करके डिस्टेंसेस एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। ये मेथड क्लियर हुआ बेटा?
Is this method clear? इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार 12 आवर के लिए वेट क्यों करना है ये बता देना वापस से। 12 आवर के लिए इसलिए वेट करना है। 12 आवर में क्या होता है, 24 घंटे में अर्थ पूरा एक चक्कर काट लेती ना। सर 24 घंटे में अर्थ का पूरा एक चक्कर होके वापस तो अपनी जगह पे वहीं पर आ जाओगे आप। 12 घंटा वेट करोगे तो पूरा चक्कर के आधा चक्कर काट के आप बिल्कुल अपोजिट लोकेशन पर पहुंच जाओगे। सर तो पहले वाली पोजीशन और 12 घंटे के बाद वाली पोजीशन के बीच में जो आपको स्पेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्पेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। सर ये हाँ। कैसे सर? अर्थ घूम गई ना, अर्थ अपने आप घूम रही है। सर लेकिन वो हमको मतलब कर्व्ड सरफेस का मतलब जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, वैसे मतलब जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक का। नहीं, आपने कुछ, आप तो अपनी जगह पे ही हो, आप अपनी लैब में ही बैठे हुए हो जहाँ से नहीं आप सर ऑब्जर्वेशन ले मतलब रहे जो हो। जहाँ से पहले थे, जहाँ से पहले शुरू करा था उससे जहाँ पे एंड कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम जी, ये वाले, ठीक है। और ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बेसिस। हाँ, इस आप बेसिस की बात कर रहे हो तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। ओके सर। ठीक है। जब हम सोलर सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे, तो हम ये 12 घंटे के वेट से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम के बाहर कोई स्टार है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है या एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए फिर हमें 6 महीने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिस बहुत छोटा हो जाता है उस केस में। हमारे पास ये एंगल भी बहुत छोटे होते हैं, इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती उतनी, तो थोड़ा ज्यादा एंगल ही आना चाहिए। उसके लिए फिर हम 6 महीने वेट करते हैं एंड वी यूज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में क्या होता है, अर्थ कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द सन इन वन फुल ईयर। तो अगर उसमें आप 6 महीने वेट करेंगे तो आप अपोजिट एंड पे पहुंच जाएंगे, तो आप डायमीट्रिकली अपोजिट पहुंच गए स्पेस के अंदर, जो जिसका कि डिस्टेंस होगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिस आपका पास हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एंगल आपको थीटा मिल जाएगा पैरेलैक्टिक एंगल मेजरमेंट से। तो इससे आप डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकते। ओके ओके सर। हाँ, तो ये डिस्टेंस के सारे मेथड्स अभी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इसके बाद है टाइम। टाइम, टाइम से क्या समझते हैं हम, व्हाट इज टाइम? टाइम क्या होता है? टाइम टाइम ही होता है सर, मतलब वक्त डिफाइन थोड़ी कर सकता है सर टाइम की 1 सेकंड कितना होता है ऐसे। टाइम, मगर हमें डिफाइन करना ना चाहिए। एक ही चीज ऐसी है, अब तक जितनी भी चीजें आपने जानी है उनके अंदर, जिसको आप हमेशा टाइम में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, और वो है एज। किसी भी चीज की अगर एज आपको बतानी है, ठीक है, तो वो टाइम ड्यूरेशन में ही बताई जाती है, ठीक है। या दो इंस्टेंट्स, कोई भी 2 इंस्टेंट हैं, उनके बीच में कितना गैप आ गया टाइम के अंदर, वो टाइम के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हो। तो टाइम की डेफिनेशन अगर कहीं देनी ही पड़ जाए तो आप ये कह सकते हो कि टाइम इज द कंटेंट मैटर ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि हम एज को टाइम के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। अब टाइम कंटिन्यूअस है, टाइम कभी स्टेशनरी नहीं होता, और ये कंटिन्यूटी के साथ मूव करता है। अब ये जब से आदमी ने होश संभाला है, ठीक है, जब से दिन रात को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, तब से ये कोशिश रही है कि हम टाइम को किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए, और टाइम को फिर डे नाइट के टर्म्स में भी डिफाइन करने की कोशिश की है। तो पहले तो कैलेंडर बने,
पहले कैलेंडर के साथ साथ ये दिन रात बने, दिन रात की टर्म्स में, फिर उसके बाद इसको सब डिवाइड करके फिर घंटों को बनाया गया, घंटों को फर्दर सब डिवाइड करके फिर अपने मिनट्स को सब डिवाइड करके फिर सेकंड्स। ये सिस्टम बहुत ग्रेजुअली कई सालों में डेवलप होकर आया, एकदम से कुछ चमत्कार नहीं हुआ। दिस इज एन एफर्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 200-300 इयर्स के अंदर जाके ये चीजें सेटल हुई जाती। तो इस प्रकार से ये चीजें बनी है, और फिर इसको नापने के लिए अलग अलग साधन भी बने हैं उस टाइम को मेजर करने के लिए। अलग अलग तरह के, पहले तो वो सैंड की क्लॉक्स होती थी जिनको यूज करते थे, वाटर की क्लॉक्स होती थी जिनको यूज करते थे, वाटर ड्रिप करता था, और उसके बाद फिर हमारी वॉल क्लॉक्स हुई हैं जो चाबी भर के हम उसको चलाते थे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से चलती थी वो। और आज की तारीख में हमारे पास जितनी भी वॉचेज हैं या क्लॉक्स हैं वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, सेल से चलाते हैं। ठीक है, अब टाइम ड्यूरेशन, जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइम ड्यूरेशन, smallest time duration. This is of the order of 10 to the power some minus 24 seconds. अभी तक हम इतना कम से कम टाइम मेजर कर पाए। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, वो इतनी सी देर के अंदर गायब हो जाता है, ठीक है, मीन्स इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एनर्जी। तो ये मिनिमम एस्टिमेट किया गया। इसके बाद रेडिएशंस, हम जानते हैं रेडिएशंस के अंदर लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज रेडिएशन, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास गामा रेडिएशंस होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर यहाँ पे हमारे पास इंफ्रारेड, ये सब रेडिएशन है। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो ऐसे बढ़ी है, लाइट की और छोटी हो गई, तो ये टाइम ड्यूरेशन जो इसका कम हो गया। अल्ट्रावायलेट की और छोटी हो गई, इसका टाइम ड्यूरेशन और कम है। एक्स रेज और छोटी हो गई, और गामा गामा रेडिएशन है ये शॉर्टेस्ट। रेडिएशन में गामा का जो इसका टाइम पीरियड है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। गामा रेडिएशन न्यूक्लियर रिएक्शंस में पैदा होती है। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तब जो एनर्जी रेडिएट होती है वो इस गामा रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएट होती है। इसके बाद फिर टाइम जो है हमारे नॉर्मल स्केल में आ जाता है। इंफ्रारेड से नीचे माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स वो जो हमारे मोबाइल टेलीफोनी में रेडिएशन काम करती है। फिर रेडियो वेव्स है जिसमें टेलीविजन के सिग्नल आते हैं, रेडियो के सिग्नल आते हैं, और आपके एफएम के सिग्नल आते हैं, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद टाइम पीरियड बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है मतलब हमारे सेकंड्स के रेंज में आ जाता है। सेकंड्स जिसमें हम काम करते हैं, मिनट्स जिसमें भी हम काम करते हैं, हम इन सब नॉर्मल टाइम पीरियड को यूज करते हैं। फिर इससे बड़े, जब बड़े टाइम स्केल पे जाते हैं तो घंटे से ऊपर फिर हमारे पास दिन की टर्म्स में आते हैं, डेज। टाइम का फिर डेज में एक्सप्रेस करते हैं, 4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीना लगेगा। डेज से ऊपर फिर हम बड़ा स्केल यूज करते हैं, तो हम ईयर्स की बात करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, वी आर 5 years old, 50 years old, 60 years old, फिर ईयर्स की बात करने लगते हैं। तो ये हम टाइम स्केल को बड़ा कर रहे हैं। और ऐसे सबसे बड़ा टाइम स्केल क्या है यहाँ पे, बड़े से बड़ा, व्हाट कैन यू थिंक ऑफ? कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन बताओ जो अपने आप में सबसे बड़ा हो, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, हमें ऐसा लगता हो। जतिन? सर हाँ। ईयर्स के आगे तो हम कुछ करते ही नहीं ना टाइम में, बस ईयर्स को हम मिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर्स करते रहते हैं।
हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मगर हमारा ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम सेकंड में ही नापते हैं, तो हम कितने ईयर्स बोल रहे हो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करके फिर एक्सप्रेस करते हैं इतने सेकंड्स, ठीक है, तो ईयर को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करके फिर एक्सप्रेस करते हैं कि इतने ईयर्स, राइट, उस प्रकार से चीजें दी जाती हैं। अब सबसे बड़ी एज, ठीक है, लार्जेस्ट एज किसकी हो सकती है ये पूछ रहा हूँ, लार्जेस्ट एज किसकी हो सकती है? सर यूनिवर्स की, वेरी पूरे गुड, यूनिवर्स। यूनिवर्स की हो सकती है, तो दिस इज यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की जो एज है उसको कितना एस्टिमेट किया गया, दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 10 to the power 17 सेकंड, 10 to the power 17 सेकंड, ये 17 बहुत छोटा नंबर दिख रहा है बेशक, मगर दिस इज क्रोर्स ऑफ इयर्स ऑफ इन इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है, तो हम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 10 to the power -24 सेकंड की बात करते हैं, मैक्सिमम जो एज हमारे पास है यूनिवर्स की वो 10 to the power 17 सेकंड्स है, ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ टाइम इन विच वी वर्क। अब यहाँ पे बीच में इसके अंदर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि टाइम को हम एक्यूरेटली कैसे मेजर करते हैं, हमारी जो घड़ियां हैं, हाउ वी एनेबल आवर वॉचेस टू कीप करेक्ट टाइम या एक्यूरेट टाइम, ठीक है, फॉर दैट आज की तारीख पे क्योंकि साइंस इतनी डेवलप हो चुकी हुई है, इस सेकंड के ड्यूरेशन को हमने एग्जैक्टली मैप कर लिया, और जो सीजियम 133 है, सीजियम 133, दिस इज सीजियम इज एन एलिमेंट, इसके क्रिस्टल को हम यूज करते हैं, सीजियम क्रिस्टल को यूज करते हैं, और इस क्रिस्टल के सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो काउंट करते हैं, और दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिव्स मी द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, so we use this crystal to estimate 1 second, और ये 1 second इतना परफेक्ट है अपने आप में कि 10 to the power 13 seconds के अंदर 1 सेकंड का एरर आता है, 10 to the power 13 सेकंड, यही बहुत बड़ा टाइम है, आप ये समझ लो 1 साल के अंदर, इन 1 year error is some 3 microsecond, 2 या 3 माइक्रोसेकंड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। हाँ सर बेटा, एरर तो तब आता है ना जब कोई टर्म डिफाइंड हो, जैसे हमने 1 मीटर मान रखा है, सेकंड तो डिफाइंड ही नहीं है, हमने किस चीज को मान रखा है सेकंड करके, तो एरर कैसे हो सकता है? हाँ, तो सर नहीं, एरर कैसे सेकंड इज ऑलरेडी डिफाइंड, नहीं सर, हमें second- थोड़ी पता है 1 सेकंड कितना है, मतलब कैसे, ये तो हमने नाम दे दिया ना अपने हिसाब से। नहीं, इसको हमने डिफाइन किया, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकंड के ड्यूरेशन को डिफाइन किया गया, ठीक है, ओके सर। 1 सेकंड के अंदर जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती डिस्टेंस, ठीक है, वो 3 लाख परफेक्ट नहीं है, 2.98 समथिंग ऐसे, तो सर ठीक है, इसी तो वजह से 1, फिर एरर कर होता है। हाँ, तो 1 अपॉन दैट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, वो कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, उससे हमने सेकंड को बांधने की कोशिश की, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि क्रिस्टल क्लॉक्स बहुत क्लियर आ गए हैं, क्रिस्टल क्लॉक्स आने के बाद, ठीक है, हमने इसकी हेल्प से हमने टाइम को बाइंड किया कि इसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इतने वेवलेंथ जब पूरे कवर हो जाएंगे तो उस ड्यूरेशन को 1 सेकंड नाम दिया जाएगा। दिस इज वेरी क्लियरली डिफाइंड, ऐसा यूनिट्स के अंदर बहुत ही क्लियरली सब चीजों को डिफाइन करके रखा गया है
ताकि कहीं पर भी डिस्प्यूट ना हो, आपस में बहस ना हो, नहीं ये तो इतना था और ये इतना था। ये पहले से यूनिवर्सली एग्रीड लेवल्स हैं जो हमें पता है। तो उसका जो नियरेस्ट है वो ये सीजियम 133 मिल रहा है, जो आज की तारीख में जितनी भी डिजिटल वॉचेस हैं, क्रिस्टल वॉचेस हैं, वो सारी की सारी इसको यूज करती हैं और इस परफेक्शन के साथ काम करती हैं। तो अगर आप घड़ी को साल के शुरू में मिला दोगे तो साल के अंत में आपको वो परफेक्ट टाइम ही दे रही होगी, क्योंकि 3 माइक्रो सेकेंड ये हमारे प्रैक्टिकली ये नेग्लिजिबल है, हमें पता भी नहीं होगा ये ड्यूरेशन कितना छोटा ड्यूरेशन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो वी यूज दिस सीजियम क्रिस्टल 133 इसका नंबर है, राइट। इस पर्टिकुलर आइसोटोप की क्रिस्टल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कुछ वेवलेंथ को, ड्यूरेशन को हम इससे यूज करते हैं, इसको लॉक करके यूज करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो हम डे डिफाइन करते हैं, डे, दिन को हमने कैसे डिफाइन किया, हाउ वी हैव डिफाइंड डे, कोई बताएगा? एक दिन कितना होता है, कोई पूछ रहा है आपसे, कैसे बताएंगे? सर 24 आवर्स होते हैं, जिसका अब और भी इंटू करके हम सेकंड्स में करेंगे तो वो नहीं वो ठीक है। 24 इंटू 24 आवर्स कहाँ से आया? 24 आवर्स से पहले दिन किसको कहा जाता? जब घड़ी नहीं थी तब दिन को किसको कहा सर, जाता? जब सनराइज से सनसेट का टाइम। नहीं बेटा, वो तो ठीक है, डे ड्यूरेशन हो गया। 1 सनराइज टू 2nd सनराइज, ये कह सकते हो आप। यस सर। एक पूरा दिन जो है, एक सनराइज से दूसरा सनराइज के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको दिन कहा गया। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर 3 तरह की डेफिनेशन हो गई, 3 तरह के मत हो गए। एक तो सन के हिसाब से, इसको सोलर डे कहा गया। एक मून के हिसाब से, इसको ल्यूनर डे कहा गया। और तीसरा स्टार्स, जो यहाँ से बहुत फार डिस्टेंस के ऊपर है, उनके रिस्पेक्ट में सिडीरियल डे कहा गया। सिडीरियल डे, ये 3 चीजें वर्ल्ड में यूज हुई हैं, सोलर डे, ल्यूनर डे, स्टार्स। ठीक है। जब तक आपस में लोग बात नहीं कर पा रहे थे, सबने अपने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीजें बना ली थी। मगर जब सब आपस में बात करने लग गए, डिस्टेंसेस कम हो गए, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ गया, तो फिर ये जो डिफरेंसेस है सामने आ गए। फिर जो परफेक्ट इसमें जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो एक्सेप्ट की गई, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। अब इनके अंदर डिफेक्ट कहाँ था, इनके अंदर क्या डिफेक्ट था, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आप समझ लो मैं अर्थ हूं, ठीक है, मैं अर्थ हूं, और ये जो सामने मैंने मोबाइल कैमरा यूज कर रहा हूं, दिस इज सन। ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करोगे 24 घंटे में क्या हो रहा है, भी घूम रही है और अर्थ सन के अबाउट भी घूम रही है, दोनों काम कर रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी, मतलब यस सर। मेरी ये लोकेशन है और ये जो मैं हाथ में ने किया है ये हमारे सन की लोकेशन, मैं सन को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। 24 घंटे में मेरी लोकेशन क्या हो जाएगी, मैं पूरा चक्कर काटूंगा और चक्कर काटने के साथ साथ मैं आगे भी जा रहा हूँ और मैं इधर आ गया। अब मेरे हाथ की लोकेशन देखो कहाँ है, सन कहाँ है, सन इधर थोड़ी है, सन तो इधर है। ठीक है। यस सर। क्योंकि 24 घंटे में मैं आगे सरक के आ गया हूँ, इसलिए मुझे सन को देखने के लिए ज्यादा घूमना पड़ा। तो जो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ जो डेफिनेशन थी डे की, ये 1 कंप्लीट रोटेशन नहीं थी, ये 1 कंप्लीट रोटेशन से फालतू रोटेशन, इसलिए सोलर डे को परफेक्ट डे नहीं कह सकते। सेम गोज विद ल्यूनर। मून के साथ क्या हो रहा है, हम मून को देख के चल रहे हैं, मगर मून भी आज के चक्कर काट रहे हैं,
ठीक है, जब एक बार देखा मैंने तो मून मुझे यहाँ मिला, फिर जब अगले दिन देखा उसी टाइम पर तो मुझे मून यहाँ मिला, तो यहाँ पे भी रोटेशन ज्यादा होगा। तो ये वन कंप्लीट रोटेशन नहीं था। मगर जब हम स्टार्स की बात करते हैं, फार डिस्टेंट स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो स्टार्स की लोकेशन वो अर्थ के हर लोकेशन से स्टेशनरी नजर आती है। तो जब हम स्टार को रिस्पेक्ट में लेकर अब रोटेशन को कवर कर रहे हैं तो वो परफेक्ट कंप्लीट रोटेशन काउंट करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार जो अर्थ की रोटेशन को डे की तरह डिफाइन किया गया, दिस वाज कंसीडर्ड एज वन सिडिरियल डे। तो ये सिडिरियल डे को हमने फिर 24 आवर्स में डिवाइड किया, सोलर डे को या ल्यूनर डे को नहीं किया। वन सिडिरियल डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 hour. 1 hour is further divided into 60 equal parts, each part is called minute, and minute is further divided into 60 equal parts, each part is called second. सेकंड से नीचे जाने के लिए फिर हमें स्पेशल मेथड चाहिए, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सब नापने के। वी हैव स्पेशल वॉचेस टू डू ऑल दिस। ठीक है, तो ये इतना टाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे टाइम की बातें की। Now, next is parallax method कर दिया, distances हो गया, range of masses, time period हो गया, yes. Then next is errors. Next important topic है हमारा errors. ये errors क्या होते हैं? What are errors? किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ नापतोल करना पड़ता है। We have to take some measurements for any task to accomplish. चाहे हम वो लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं, चाहे हम साइज नाप रहे हैं, चाहे हम टाइम ड्यूरेशन नाप रहे हैं, चाहे हम करंट या वोल्टेज नाप रहे हैं, हम कुछ भी नाप रहे हैं, कुछ तो नापतोल करना पड़ता है हिसाब किताब लगाने के लिए। अब ये नेचुरल है कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती, ठीक है, और ये कमी किसी भी वजह से हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर जितना भी उसकी ट्रू वैल्यू से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए आइडेंटिटी, राइट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। एरर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो भी डिस्क्रिपेंसी आ गई है, जो भी बीच में डिफरेंस आ गया है, किसी भी वजह से है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, so इसको डिस्क्रिपेंसी the discrepancy in the true value and observed value is called error. जो भी फर्क थोड़ा है, ज्यादा है, बात की बात। अगर कोई भी आप ऑब्जर्वेशन आप खुद ही मेजर करो, आप एक इंस्ट्रूमेंट से, घर में एक टेबल है, उस टेबल की लेंथ मेजर करो, ठीक है, जितनी बार मेजर करोगे कुछ ना कुछ उसमें फर्क आपको महसूस होता रहेगा, कभी 1 मिलीमीटर ज्यादा रहा, कभी 1 मिलीमीटर कम आ रहा है, आप खुद ही नाप रहे हो, उसी इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो, फिर भी वो फर्क आ जा रहा है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा ये फर्क क्यों आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें, क्योंकि बीच में डिफरेंस रह जाता है, उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। अब एरर के अंदर इसमें 2 चीजें और कवर की जाती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन।
किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम एक्यूरेट तब कहते हैं जब वो ट्रू वैल्यू के नजदीक, ठीक है। एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट व्हेन इट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मतलब मेजर, तो उसको हम ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं, दैट इज एक्यूरेट। और प्रेसिजन इज अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ स्मॉल मेजरमेंट, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। टू व्हाट लेवल ऑफ रेजोल्यूशन एन ऑब्जर्वेशन इज टेकन इज कॉल्ड प्रेसिजन, ठीक है। अभी इसको मैं दोनों को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं, आपने स्केल का 0 यहाँ मैच कर दिया, और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 सेंटीमीटर पूरे पूरे आ गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट की क्या कहना चाहिए बाउंड्री है, दिस इज इन बिटवीन दिस 3rd and 4th millimeter साइन, 3rd and 4th millimeter साइन, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये बाउंड्री है, ये मेजर है, एक लाइन यहाँ पर आ रही है और एक लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। दिस corresponds to 5.3 centimeter and this corresponds to 5.4 centimeter, ठीक है। अब आप जब स्केल पे रीड करेंगे तो ये वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे या ये वाली ऑब्जर्वेशन, 5.3 लेंगे, 5.4 लेंगे, किसको लेना ज्यादा बेटर समझेंगे आप? सर 5.4। 5.4, ठीक है। 5.3 क्यों नहीं? सर क्योंकि वो थोड़ी आगे लग रही है, 5.34 की तरफ लग रही है सर। ठीक है। अब ये तो बात निश्चित है, सभी इस बात को ध्यान से सुने, ये बात निश्चित है, ये बात निश्चित है, चाहे आप 5.3 ऑब्जर्व करें चाहे 5.4 ऑब्जर्व करें, दोनों ही ट्रू वैल्यू नहीं है, ये दोनों ही ट्रू वैल्यू नहीं है, ये बात निश्चित है। इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर तो आ गया, ठीक है। अगर हम 5.4 मेजर करते हैं, ठीक है, 5.4 इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इसलिए 5.4 को हम ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। अगर कोई 5.3 रीड करता है, ठीक है, तो 5.3 इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू 5.4। ये समझ में आ गया कि कभी 5.3 आ रहा है, कभी 5.4 आ रहा है, तो ये क्यों आता है डिफरेंस? ये ऐसे आ जाता है। अब क्योंकि लाइन बीच में आ रही है तो पढ़ तो आप या तो ये वाली पढ़ोगे या ये वाली पढ़ोगे, बीच की पढ़ नहीं सकते, बीच में साइन ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, एक प्रकार का ये सोर्स ऑफ एरर है, जो बीच में एरर हो जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। सो इसमें 5.4 इज मोर क्लोज टू दी ट्रू मेजर, इसलिए दिस इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू 5.3। तो एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? When the observed value is close to the true value, that will be considered more accurate. Precision की बात करते हैं। अब 5.3 में भी एरर है, 5.4 में भी एरर है, दोनों में एरर है। अगर मेरे पास इसी स्केल पर यहाँ बीच में एक मार्क और लगा हुआ है 0.5 मिलीमीटर का, मेरे पास यहाँ पे बीच में 0.5 मिलीमीटर का साइन और लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या रीड करूंगा, क्योंकि मार्क है मेरे पास, पढ़ने के लिए मेरे को साधन है। सो हाउ मच डू आई रीड दिस? अब मैं इसको पढ़ूंगा 5 सेंटीमीटर की टर्म्स में, 5.35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मैं कितने डेसिमल प्लेस तक रीड कर रहा था? 1 डेसिमल प्लेस तक रीड कर रहा था।
मगर ये बीच वाले साइन ने मेरा इस काम को आसान कर दिया और मेरी इस ऑब्जर्वेशन को सेकंड डेसिमल प्लेस तक ले गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस तक मैं यहाँ से रीड कर पा रहा हूँ, so this is more precise as compared to this either of these two readings. तो प्रेसिजन में हमेशा जो स्मॉलनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कितनी छोटी वैल्यू पढ़ पा रहे हैं, कितनी बारीक वैल्यू तक पढ़ पा रहे हैं, उस चीज को देखा जाता है। तो प्रेसिजन मीन्स टू व्हाट लेवल ऑफ decimal places we are able to take an observation, that is called more precise, right? And accuracy is closeness to the true value. ये दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए सर। हाँ बेटा। सर अगर वो 5.4 की तरफ ज्यादा होता तो 5.3 ये 3.5 से, तो फिर अगर वो ज्यादा उधर की तरफ होता तो ये मतलब इधर होता। हाँ सर। तो आप 5.4 पढ़ते ना, तो सर प्रिसिजन वैल्यू फिर 5.40 हो जाती। हाँ फिर 5.40 ये होती। ठीक है, अब ये हम नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो स्टील का हमारे पास स्केल होता है, उससे हम की कोई ऑब्जर्वेशन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा होता है। स्केल नजर आ रहा है, स्केल पर जो ऊपर ये जो ऑब्जर्वेशन, ये सारे मिलीमीटर में है, मगर यहाँ से यहाँ तक ये जो है हाफ मिलीमीटर का भी मेजर है इसके ऊपर। यहाँ पे हाफ मिलीमीटर का भी इन्होंने मार्क दिया हुआ है, तो मैं हाफ मिलीमीटर तक पढ़ सकता हूँ। सो दिस हेल्प्स टू बी मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू सिंपल ए मिलीमीटर स्केल। ठीक है, ऐसे ही आप इंच वाली साइड में देखेंगे, यहाँ पे ब्रॉड मार्किंग है, यहाँ पे और फाइनर मार्किंग है, और इससे भी फाइनर मार्किंग यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास साधन है ज्यादा प्रिसाइज पढ़ने का, तो मैं उसको यूज करता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मैं ये, इसमें भी मेरा जो मिनिमम मेजर है, लीस्ट काउंट है, जब ये मार्क नहीं था, अभी इस बात का ध्यान दें, जब ये मार्क नहीं था तब इस स्केल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तक मैं कम से कम नाप सकता हूँ, और जिस स्केल में मेरे पास बीच में मार्क था उसका फिर लीस्ट काउंट हो गया 0.5 मिलीमीटर। तो जितना लीस्ट काउंट होता है स्केल का, उसी की टर्म्स में सारी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, ये रूल है। ठीक है, इसमें एरर कम ज्यादा है बात की बात नहीं, सारी ऑब्जर्वेशन इसी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी अब मुझे लीस्ट काउंट अगर इंप्रूव करना है, बेटर करना है, कम करना है, तो मेरे पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, हमने डिस्कस किया था। इससे भी बेटर अगर मुझे और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है, तो आई विल यूज स्क्रू गॉज। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस लेवल तक की हम एक्यूरेसी के साथ अपने लैब के अंदर काम कर सकते हैं। राइट, ये हम आपस में जो अपने लैब में काम करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। साइंटिफिक लैबोरेटरीज में तो बहुत सारे मेथड्स, ऑल्टरनेट मेथड्स यूज किए जाते हैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? प्रेसिजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है? हाँ बेटा जतिन? यस सर। ये जतिन समझ में आया बेटा डिफरेंस? यस सर। ओके, अब सवाल यहाँ पर है कि ये जो एरर्स हैं, कि एरर्स किस किस वजह से हो जाते हैं? व्हाट आर दी वेरियस कॉजेस ऑफ एरर्स? एरर के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ एरर्स, आई मीन टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। एक तो
सिस्टम की वजह से, सिस्टेमिक एरर, ठीक है। एक मेथड की वजह से, तो मेथड की वजह से जो एरर्स हो जाते हैं, यू कैन से दीज आर रैंडम एरर्स। तीन तरह से होते हैं ये। कांस्टेंट एरर, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर्स ना सर। कांस्टेंट तो वो होता है हाँ, जब इसमें मेजरमेंट मतलब हमारा मेथड जब थोड़ा गलत होता है, जब दोनों साइड पे सेम हाँ, एरर आता है। नहीं, हाँ ठीक है, अभी सिस्टमिक में अंदर बाद में जाएंगे। एक तो सिस्टमिक एरर, सिस्टम की एरर्स, एक हो गया रैंडम एरर्स, एक इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट एरर। अब इसमें तीन टाइप है, ठीक है। मोटे तौर पे सिस्टम के एरर्स होंगे, रैंडम एरर्स हो गए, लीस्ट काउंट एरर्स हो गए। सिस्टम में एरर कौन कौन से होंगे? सिस्टम में तीन बातें बताता हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी रस्सा बना हुआ कोई स्केल है, ऐसे ही मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, वो वाला हमने ले लिया और उससे मेजर कर रहे हैं, जबकि उसमें कोई सारे मार्किंग बराबर भी नहीं है, फिर भी उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। या घर में आपने देखा होगा इंच टेप हम यूज करते हैं कपड़े वगैरह मेजर करने के लिए, इंच टेप। उस इंच टेप को आप यूज कर रहे हैं, आपने उसको मेजर करने के लिए थोड़ा सा खींच दिया, अब वो खिंच गया, लंबा हो गया। आपने देखा है वो इंच टेप यूज किया, घर वाले घरों में होता है। हाँ बेटा खुशबू, यस सर। उसको खींचते हैं तो खिंच जाता है वो, यस सर। उसको स्ट्रेच करोगे खिंच जाएगा। अब वो अगर इतना लेंथ 1 मीटर को खींचोगे तो इतना इतना लेंथ भी वो 1 मीटर ही बताएगा, ये तो गलत है। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है कि इंस्ट्रूमेंट ही हमारा बढ़िया नहीं है नापने के लिए, तो वो सारी एरर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल एरर टाइप की हो जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एरर, मेथड गलत यूज कर रहे हो आप। एक्सपेरिमेंटल एरर, इसको आप ऐसे समझें, आपको यहाँ से यहाँ ये दो, इसके बीच का डिस्टेंस नापना है, इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस नापना है। अब डिस्टेंस नापने के लिए आपको तो परपेंडिकुलर नापना चाहिए ना, ये जो नाप रहे हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो करेक्ट डिस्टेंस मिलेगा आपको, करेक्ट मेजर मिलेगा, ठीक है। अब कोई तो सीधा नाप रहा है, कोई तिरछा नाप रहा है, तिरछे वाला को तो ज्यादा मिलेगा, ये फर्क समझ रहे हैं। रॉन्ग मेथड हम यूज कर रहे हैं, इफ वी यूज रॉन्ग मेथड, तो उस रॉन्ग मेथड की वजह से जो एरर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर्स। सब स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, करेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे उसको नापने के लिए। सो दिस इज इन द सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। या स्केल रखा, एक बार ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, स्केल को आप नापते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, ये गलत मेथड है। रॉन्ग मेथड यूज करके आप जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो एरर होते हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल एरर्स में आते हैं, ठीक है। इनको हम पर्सनल एरर्स तीसरे टाइप की होती हैं। ये सारे मेथड्स हम वी हैव टू यूज परफेक्ट मेथड फॉर डूइंग अ सर्टेन मेजरमेंट। तीसरा पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स, ये पर्सनल का मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मैं किस चीज का ध्यान रख रहा हूँ, दूसरा बंदा कर रहा है वो किस चीज का ध्यान रख रहा है, कोई जीरो का ध्यान रख रहा है, कोई जीरो का ध्यान ही नहीं रख रहा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये कैप है, ठीक है। अब मुझे इसकी डेप्थ नापनी है, डेप्थ नापने के लिए मैंने ये वाला स्केल लिया, ठीक है, और इस स्केल ये इसके अंदर आ गया, वेरी गुड। मैंने इसके यहाँ पे ऐसे टच किया और ये देख लिया और ये मेजर करके बता दिया कि ये कितना आ गया, सम
3.3 मिलीमीटर। मगर ये क्या ये करेक्ट मेजरमेंट है? इज दिस मेजरमेंट करेक्ट? नहीं, ये पर्सनल एरर में आ गया, क्योंकि इसका हमें पता है प्लास्टिक के स्केल में जीरो किनारे पे नहीं होता है। प्लास्टिक के स्केल का जो जीरो है वो किनारे पे नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, जब हम यहाँ नाप रहे हैं तो यहाँ का जो गैप है, इसका जो मार्जिन है वो भी बीच में आ रहा है। तो ये ट्रू एरर, ट्रू मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज पर्सनल एरर, मैंने इसका ध्यान नहीं रखा। राइट, अब मैं इसका ध्यान रखता हूँ और ये अपना स्टील वाला स्केल यूज कर रहा हूँ। इस स्टील वाले स्केल में ये वाला जो एच है ये परफेक्ट जीरो। ठीक है, अब इसको लेके मैं इसी को मेजर कर रहा हूँ, इसकी डेप्थ में मेजर कर रहा हूँ इससे, एंड आई फाउंड दिस टू बी 3.8 millimeter. So this is considered more close to the true value. So this is more accurate than that particular measurement. तो इस प्रकार से ये वाली चीजें सारी काउंट करती हैं कि हाउ डू वी कैरी आउट ए सर्टेन मेजरमेंट। ठीक है, तो दिस इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में ये भी होता है, सामने से सीधा देखना है ऑब्जर्वेशन के लिए, नहीं देख रहे आप, कैरी नहीं कर रहे हो, आप साइड से देख ले रहे हो, आप इधर साइड से देख ले रहे हो, तो उसमें पैरेलक्स एरर्स बीच में आ जाती हैं। तो पैरेलक्स एरर्स का आना भी ये पर्सनल एरर्स में आता है। ठीक है, केयरलेसनेस की वजह से होती है। ऑल पर्सनल एरर्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस। आप करे जा रहे हो, थके पड़े हो, ठीक है, और थकान की वजह से आप काम को पूरा करना है इसलिए आप करे जा रहे हो। तो ये पर्सनल एरर्स वो ऐसे स्टेट में बीच में आती हैं, हमें इनको भी अवॉइड करके चलना चाहिए। फिर मान लो आपने अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, आपने मेथड भी अच्छा यूज कर लिया, आपने हर चीज का ध्यान भी रख लिया, उसके बाद भी जब आप अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हो तो उसके अंदर भी एरर्स आ जाती हैं। अब ये एरर क्यों आ रही है, अब ये तो हमें भी नहीं पता, ये इनका सोर्स ही नहीं पता किस वजह से आ रही है एरर्स। तो जिसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि ये किस वजह से एरर्स बीच में आ जा रही हैं, ऐसी एरर्स को रैंडम एरर्स कहा गया। रैंडम का मतलब जिसका सोर्स अननोन है, जिसका सोर्स अननोन है, ऐसी एरर्स को रैंडम एरर्स कहा गया। ठीक है, और ये लीस्ट काउंट एरर्स जो है, एरर्स को और कम करने के लिए, ऑब्जर्वेशन की प्रेसिजन बढ़ाने के लिए, डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम लीस्ट काउंट को इम्प्रूव करते हैं ताकि ज्यादा प्रिसाइज हमें ऑब्जर्वेशन मिले और एरर्स मिनिमाइज किए जा सके। तो एरर्स के टाइप्स और उनके बारे में अगर एक्सप्लेन करना तो ये चीजें आप समझा सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम एरर एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर्स तो ये सारे कवर हो गए यहाँ पे। एरर एनालिसिस किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं और उनको हिसाब किताब में कैसे यूज करते हैं, विल टॉक ऑफ ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अभी इनमें आज की बातों में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, मैं बोल रहा था कि अंशु को ग्रुप में ऐड कर लो, बोल रहा था। अंशु को, अच्छा, वो अपने ग्रुप में अभी किया नहीं मैंने, उसका नंबर तो करेक्ट कर लिया था। तो मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अभी चेक दैट। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना? कुछ? नो सर। इस समझ में आ गई बेटा सारी बातें? यस सर। वेरी गुड, चलो ठीक है, बाय फॉर नाउ।